गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 14 अक्टूबर। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। आज है 14 अक्टूबर और यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे हम लोग। ओके, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें, अभी जो है ना यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, 2025 का। उसका आप क्वेश्चन देखिएगा ना, ठीक है, उसका क्वेश्चन को आप देखिएगा। तो जो लोग हम लोग जो टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं ना, जैसे भारत पोल के बारे में हम लोग बात किए थे, ठीक है, भारत पोल के बारे में यहाँ पर दिखाते हैं आपको। भारत पोल, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय पोल वाला होता है ना, भारत पोल जो केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा बनाया गया था और उनके द्वारा चर्चा भी किया गया था। भारत पोल जो सीबीआई इसको लीड करती है ना। फिर आपने इंटरपोल का नाम सुना था, तो इंटरपोल को ध्यान में रखकर ही ये भारत पोल बनाया गया था। इसको लेकर क्वेश्चन पूछ दिया और हम लोग इसको टॉपिक डिस्कस किए थे। फिर हम लोग जो 12 शेड्यूल होता है संविधान का, उसमें से बार बार हम लोग 8 शेड्यूल को लेकर, फिर आप देखोगे वहाँ पे 7 शेड्यूल को लेकर जो बातचीत करते हैं, उसको लेकर क्वेश्चन पूछ दिया। फिर हम लोग इन्वायरमेंट सेक्शन में अगर आप देखोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, उसको लेकर यहाँ पर डेफिनेशन पूछ दिया। तो जो भी क्वेश्चन जो पूछे गए ना, आप देखोगे कम से कम 70-75 क्वेश्चन जो है ना, हम लोग जो डेली एनालिसिस करते हैं जनसत्ता के टॉपिक को मिला जुलाकर उसी से पूछा गया है, ठीक है। तो अगर यकीन नहीं होता है तो जाके आप लोग हमारा वीडियो एनालिसिस देखिएगा और क्वेश्चन जाके देखिएगा। आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। बहुत ही कम समय में जो है ना चीज़ों को डील करेंगे, आपके इंटरव्यू, आपके मेंस और आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर देखिए, अब कनाडा के साथ जो है ना भारत अपने रिश्तों को मजबूत करेगा। आपको बताते चले, कनाडा के साथ रिश्ते मजबूत क्यों कर रहा है, क्योंकि कुछ साल पहले आपने देखा कि भारत और कनाडा के बीच में, भारत और जो कनाडा था ना, उनके बीच में विवाद हो गया। क्या विवाद हुआ था? आतंकवाद को लेकर, ठीक है। ये आतंकवाद को लेकर जो है ना, दोनों देशों के बीच में रिश्ते जो है ना काफी तनावपूर्ण हो गए थे, काफी रिश्तों में गिरावट आया था। इसके पीछे वो मुख्य वजह क्या है कि जो खालिस्तानी सपोर्टर थे निज्जर, ठीक है, उनका हत्या हो गया, उनका मर्डर हो गया। तो ये आरोप लगाया गया कि भारत के जो ब्यूरोक्रेट हैं, ये एम्बेसडर हैं, उन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया। तो भारत ने जो है ना इनकी बातों को खंडन किया और कहा गया कि आपके पास अगर सबूत है तभी आप इस तरह के जो है ना बातें उठाएंगे, नहीं तो जिस तरह आप बेबुनियादी बातें कर रहे हैं उससे आपके और हमारे रिश्ते और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपकी छवि खराब हो जाएगी। तो काफी तनाव देखने को मिला था। तो अब वहां पे क्या हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं अभी कनाडा के, तो उनसे बातचीत हुआ भारत का कि अब हम लोग अपने जो संबंध है ना उसको मजबूत करेंगे। तो इंडिया और कनाडा रिलेशन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिएगा। और उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए G7 जो समिट हुआ 2025 का, तो उसमें भारत को इनवाइट किया गया कनाडा के द्वारा स्पेशल गेस्ट के तौर पे। तो भारत को जब इनवाइट किया गया, जबकि भारत उसका मेंबर भी नहीं है, G7 कंट्री का भारत मेंबर नहीं है, लेकिन उनको इनवाइट किया गया, क्योंकि कोई भी सम्मेलन, कोई भी बहुपक्षीय संस्था भारत को नजरअंदाज करके संपन्न नहीं माना जा सकता। क्यों? इसके पीछे का मुख्य वजह है, भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा डेमोक्रेसी वाला कंट्री है। भारत ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में, जो ग्लोबल साउथ है ना उसके आवाज के रूप में या स्पोक पर्सन के रूप में उनके हितों से जुड़े मुद्दे को उठाते हैं, ठीक है। आपने कोरोना काल के समय देखा, जो वैक्सीन भारत ने सबको सप्लाई किया, जिन्होंने मांगा, जिनको जरूरत था। तो वैक्सीन का जो यहाँ पे प्रयास किया भारत ने, साथ ही जो वैश्विक शांति है उसके लिए भारत जो है ना हर भरसक प्रयास करता है। जैसे रसिया यूक्रेन जो संकट चल रहा है, इसराइल हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इसमें भारत ने किसी को हथियार सप्लाई नहीं किया, बल्कि मानवीय सहायता और विश्व शांति का अपील जो है ना तमाम कंसर्न देशों से किया। और अपने मसले को जो है ना, चाहे रसिया यूक्रेन हो गया, तो अगर इनके बीच में मामला चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो आप लोग जो है ना बातचीत के माध्यम से,
डिप्लोमेसी, डायलॉग या रचनात्मक तरीके से जो है ना अपने मुद्दे को सॉल्व करे, ना कि युद्ध के माध्यम से। तो भारत के इन छवि के कारण जो भारत की क्रेडिबिलिटी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफी बढ़ा हुआ है और आगे भी बढ़ेगा। और आपको बता दें, विश्व में सबसे अधिक तेजी से बढ़ता हुआ जो है ना देश में शामिल है भारत। जबकि आज की जो स्थितियां हैं, अस्थिरता देखने को मिल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उससे कई देशों के सामने चुनौती जो है ना देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मेंस में क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, तो कनाडा और भारत के बीच में किन किन मुद्दे पे बातचीत हुआ, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, व्यापार को लेकर बातचीत हुआ है कि हम इस पे अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे। इन्वेस्टमेंट को लेकर बातचीत हुआ है यहाँ पे। देखिए, जो सब्जेक्ट पे बातचीत होता है ना, उस सब्जेक्ट को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि अभी हाल ही में जो है कनाडा के जो प्रधानमंत्री के साथ जो बातचीत हुए, उसमें किन महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा हुआ, आप उसका विश्लेषण करें। तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि किन मुद्दे पे बातचीत हुआ है, तो आप लिखोगे कैसे? ठीक है, तो यहाँ पर आप महत्वपूर्ण खनिज हो गया, असैन्य परमाणु सहयोग हो गया, ये तमाम मुद्दे हैं। मेंस में क्वेश्चन ये वाला, ये जो हिंदी में आपके लिए जो तैयार किए हैं, जो भी व्यूअर इसको देखेंगे, अगर आप चाहते हैं कि ये जो कंटेंट है वो इंग्लिश में प्रोवाइड किया जाए, तो आप लोग को अपना जो है ना कमेंट करना होगा, तभी हम उस पर पहल करेंगे। क्योंकि ये कंटेंट को तैयार करने में ना काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी विश्लेषण करना पड़ता है। तो देखिए, जो G7 समूह है उसका महत्व क्या है, वैश्विक महत्व क्या है, और भारत की भूमिका पर चर्चा करें। इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया ना क्योंकि भारत इसका मेंबर नहीं है, लेकिन भारत को स्पेशल गेस्ट की तरह इनवाइट किया जाता है। भारत का जो दृष्टिकोण है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर, क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर, या उभरते जो चुनौतियां हैं उससे निपटने को लेकर, भारत का जो है ना लोग थॉट जानना चाहता है, भारत का लोग विचार जानना चाहता है, इसलिए भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आइए मेंस का क्वेश्चन देखते हैं कि G7 जो है ना 7 प्रमुख जो विकसित अर्थव्यवस्था है ना उसका एक समूह है। तो इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये आर्थिक नीति और जलवायु परिवर्तन, तकनीकी सहयोग और सुरक्षा में जैसे तमाम मुद्दों पे क्या करता है, चर्चा करता है, और अंतर्राष्ट्रीय जो निर्णय है ना उसको प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया। और भारत को G7 सदस्य नहीं होते हुए भी उनको इनवाइट किया गया है सम्मेलन में। ठीक है, और भारत जो है ना जलवायु, डिजिटल परिवर्तन, वैश्विक दक्षिण की आवाज जो ग्लोबल साउथ के बारे में बात की है, डेमोक्रेसी, शांति, बहुपक्षीय सुधार जैसे यूएनओ में सुधार, WTO में सुधार, ये सब तमाम मुद्दे पे जो है ना भारत अपनी बातें, अपनी दृष्टिकोण रखता है। दूसरा आ जाइए यहाँ पे, पीएम किसान योजना। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया कि पीएम किसान योजना के तहत आपको बता दें, परिवार का एक मेंबर को जो है ना साल में 6,000 रुपए का आर्थिक सहायता 3 किस्तों में दिया जाता है। ये अच्छी बात है, पीएम किसान योजना। लेकिन चर्चा में क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे जब सर्वे किया गया ना तो यहाँ पर देखा गया कि किसान के एक ही परिवार के 2 लोगों को, पति पत्नी दोनों को यहाँ पे लाभ मिल रहा है। तो ऐसे में जिनको सच में जो आर्थिक सहायता चाहिए, तो वो तो वंचित हो जाएंगे ना। और जिनके लिए बनाया गया है, अगर उनको ये लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो फिर योजना का जो उद्देश्य है उसको कैसे प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कहानी आपको बता दिया। अब आपसे पूछेगा कि पीएम किसान योजना जो है ना किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, तो यहाँ पर देख लीजिए, केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, पीएम किसान योजना। हम ये वाला क्वेश्चन, ये फैक्ट क्यों बात कर रहे हैं, इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिए प्रूफ के साथ। ये क्वेश्चन है यूपी पीसीएस 2025 में ये क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि मुद्रा योजना काफी न्यूज में चल रहा है। महिला एम्पावरमेंट को लेकर जो मुद्रा योजना है, या आप देखो यहाँ पे जो लोन की राशि है उसको बढ़ा दिया गया है। इस कारण से मुद्रा योजना काफी जो है न्यूज में चल रहा था। फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर सरकार क्या पहल कर रही है, तो इस तरह की जो है आर्टिकल देखने को मिल रहा था। तो मुद्रा योजना को लेकर क्या पूछ दिया कमीशन ने कि किस मिनिस्ट्री के तहत आता है। 3 ऑप्शन दे दिया, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, वित्त मंत्रालय। उसी प्रकार अब ये चर्चा में आ गया है, कौन वाला, पीएम किसान योजना किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, तो ये वाला। अगर इस एंगल से पढ़ेंगे तब आपकी जो सारे जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में अच्छे से हल हो पाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ ना, 150 क्वेश्चन थे, उसमें से अगर आपने न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ा होगा तो 75 से 80 क्वेश्चन आप जो है ना अच्छे से एक बार पढ़ के ही सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन थे वहां पे। भले ही वन लाइनर उसमें फैक्ट नहीं था, मतलब
वन लाइनर फैक्ट की तरह नहीं पूछा, स्टेटमेंट बेस्ड पूछा है, लेकिन आप उसको सॉल्व करेंगे आसान तरीकों से, ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन का अच्छे से स्टडी किया। तो जो हम लोग पढ़ते हैं ना जिस एंगल से, उसी दृष्टिकोण से एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। चलिए, और आप लोग ये सब चीज को नोट करते रहिएगा। एक चीज और यहाँ पर देख लीजिए, ये जो किसान है ना, मेंस का क्वेश्चन आपके लिए रेडी कर दिए कि किसान के सामने वर्तमान में क्या चैलेंजेस है और सरकार ने इनको सशक्त करने के लिए या इनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, उस पर चर्चा करें। ये मेंस का क्वेश्चन है। तो आपको बता दें कि इनको जो है ना, जो खेती वगैरह करते हैं तो इनको अच्छा वैल्यू नहीं मिल पाता है, अनाज का अच्छा दाम नहीं मिल पाता है, तो जिससे उनकी जो लोन वगैरह है ना उसको पूरा नहीं कर पाते, लोग आत्महत्या कर लेते हैं। मार्केट का इनको एक्सेस नहीं है। जो वर्तमान जो टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करने में ये लोग क्या है, असक्षम है। कुछ किसान लोग ही जो है ना वर्तमान जो है एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर पा रहे हैं, बाकी किसान नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब चैलेंजेस है, आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ये टॉपिक है एडिटोरियल का। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हमारा जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है उसमें रिफॉर्म करने की बात की जा रही है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम वैसा होना चाहिए ना कि विद्यार्थियों को किसी मुद्दे पर विश्लेषण करने की क्षमता, आप देख लो आलोचना करने की क्षमता, आप देखो निर्णय लेने की क्षमता। अगर किसी एजुकेशन सिस्टम में ये तीनों गुण है और विद्यार्थी को ऐसा जो है ना मेच्योर बना सकता है कि हर मुद्दे पे अपना विश्लेषण, आलोचना या निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर सके, तो वो एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर है, वो अच्छा माना जाता है। तो आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के जो वर्तमान एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या वो प्रासंगिक है, उस पर चर्चा करें। साथ ही एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। तो जब पूरा आर्टिकल पढ़िएगा ना तो यहाँ पर ओपन बुक एग्जाम के बारे में चर्चा किया गया है। ओपन बुक एग्जाम का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको एग्जाम, जैसे मान लीजिए आप कक्षा 9 में है, क्लास 9 में है, अब आपको जो है ना ओपन बुक एग्जाम का ऑप्शन दिया गया है। इसमें जो भी प्रश्न दिए जाएंगे आप उसका आंसर के लिए किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया ओपन बुक एग्जाम सिस्टम। इसके फायदे क्या है ना कि मान लीजिए जो रटंत विद्या है, ठीक है, तो वो लोग तो किताब से जाके कॉपी करके लिख देंगे आंसर, लेकिन ओपन बुक जो एग्जाम का जो सिस्टम है ना उसके पीछे का उद्देश्य ये है ना कि बच्चों में जो है ना रचनात्मक जो क्वालिटी है, जो क्षमता है वो विकसित हो। सपोज कीजिए आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की क्या भूमिका रहा है, वर्णन कीजिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बुक्स में मिल जाएगा आपको। अगर आपको ओपन बुक एग्जाम सिस्टम के तहत ये क्वेश्चन दिया जाता है तो आप सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या वर्तमान सिनारियों में अगर गांधी जी होते, ठीक है, तो वो कौन सा निर्णय लेते, इस पे जो है ना प्रकाश डालिए। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो यहाँ पे जो है ना बच्चों का विश्लेषण जो क्षमता है वो विकसित हो जाएगा, बच्चा का जो आलोचनात्मक जो क्षमता है वो विकसित हो पाएगा। तो इस तरह की बातें इस आर्टिकल में किया गया है। और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ना इसको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है, ठीक है, और वीडियो जो है चैनल पे रेगुलर अपलोड कर दिया जाता है, जिससे कि आप लोग का तैयारी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए मेंस का क्वेश्चन यहाँ पे जो है तैयार कर दिया गया है आप लोगों के लिए, ताकि आर्टिकल पढ़ें और क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका जो है ना उत्तराखंड पीसीएस, आप देखो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश कमीशन, बिहार कमीशन, झारखंड कमीशन, सब में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भारत की जो शिक्षा प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम है, वो प्रासंगिकता पर आपको क्या करना है, विचार करना है, और उसके सुधार के लिए जो प्रमुख कदम उठाए गए हैं सरकार के द्वारा उस पर आपको चर्चा करना है। सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे ही मेंस के क्वेश्चन बनता है। देखने में सिंपल लग रहा है, लेकिन अगर आप इस एंगल से हर टॉपिक को पढ़ेंगे ना तो आपके आंसर जो है ना प्रिपेयर होते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चल पाएगा। और जो भी यहाँ पे एनालिसिस होता है आप लोग प्लीज अच्छे से उसको देखिएगा, नोट कीजिएगा। कुछ भी क्वेरी वगैरह होगा या डॉट होगा आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। उसको पढ़ने के बाद अगर मुझे लगेगा कि इसका रिप्लाई करना चाहिए तो मैं अवश्य रिप्लाई करूंगा, ठीक है। भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, मानव संसाधन
के निर्माण के लिए और नवाचार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए ठीक है, और प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक की जो विविध चरणों में इसको विभाजित किया गया है। तो ये है प्रासंगिकता कि मानव जो संसाधन के निर्माण में, इनोवेशन को प्रमोट करने में और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। चुनौती में आपको क्या लिखना है, देखिए ये जो है ना आपको पॉइंट वाइज हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि गुणवत्ता की कमी है, समानता का अभाव है, कौशल आधारित शिक्षा प्रणाली, जैसे गवर्नमेंट स्कूल का एजुकेशन सिस्टम आप देख लीजिए, पहले का स्थिति तो और भी खराब था, अब तो धीरे धीरे उसमें रिफॉर्म हो रहा है। अब गवर्नमेंट स्कूल की जो क्वालिटी है किन्हीं राज्यों में बहुत बेहतर है और किन्हीं राज्यों में उदासीनता है जहाँ पे रिफॉर्म की जरूरत है। शिक्षा की कमी, लेकिन जैसे जैसे अगर टेक्नोलॉजी को अपनाया जा रहा है, अगर भारत डिजिटल होता जाएगा, तो ये जो असमानता है गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बीच का, वो जो है ना काफी हद तक कम हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें तकनीक का सहायता लेना पड़ेगा। बात किया जा रहा है कि गुणवत्ता, समानता और कौशल आधारित जो शिक्षा की कमी है, ये सब चैलेंजेस में आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से भी लिख सकते हैं। ऐसे फ्लो चार्ट बनाइएगा, 4 एरो दीजिएगा यहाँ पे, ताकि एग्जामिनर जो है ना अगर फ्लो चार्ट भी अगर आपका देख लेगा कि हाँ ये सब पॉइंट को लिखा है, तो आपका वो आगे का पढ़वे नहीं करेगा, इसी में आपको नंबर दे देगा कि हाँ बच्चे जो है ना आंसर को सही तरीके से लिख पाए हैं। तो सरकार ने सुधार के लिए कौन सा कदम उठाया, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में चर्चा कीजिएगा। यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ना अभी न्यूज में चल रहा है। कैसे चल रहा है, तो आपने न्यूज देखा होगा कि भारत और ब्रिटेन के बीच में जो है ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो ब्रिटेन के जो 125 लोग जो डेलीगेशन है वो लोग भारत में आए हैं, और जो समझौता हुआ है उसको जमीन पे उतारने के लिए बातचीत जो है ना पुरजोर तरीके से चल रहा है। तो वहाँ पे जो ब्रिटेन की जो यूनिवर्सिटी है वो अपना ब्रांच जो है ना भारत में खोलना चाह रहा है। तो जो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है और ब्रिटेन का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें फर्क है। जैसे भारत का एजुकेशन सिस्टम में सत्यनिष्ठा के बारे में पढ़ाया जाता है, आप देखोगे कि मोरल वैल्यू के बारे में पढ़ाया जाता है, आप देखो यहाँ पे क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ाया जाता है, यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में, मतलब समावेशी, इस तरह की बातें या कॉन्सेप्ट जो है ना हमारे एजुकेशन सिस्टम में लागू है, लेकिन ब्रिटेन में ये चीज गायब है। तो ऐसे में क्या करना होगा कि दोनों को एजुकेशन सिस्टम को क्लब करने की जरूरत है, दोनों को क्लब करते हुए अपनी नीतियों को लागू करने की जरूरत है। तो इस तरह के जो है ना थॉट आप ध्यान रखिएगा। जब भी एग्जामिनर किस तरह के प्रश्न पूछेंगे नहीं पता, लेकिन हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम करेंगे और प्रैक्टिस करके जाएंगे। ओके, चलिए। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हो गया, पीएम विद्या के बारे में, निपुण भारत के बारे में, फिर पीएम श्री स्कूल, ये तमाम जो है ना सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए। यहाँ पर देखिए, अब बात पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रिलेशन के बारे में बात किया गया है। तो सबसे पहले पीटी के ध्यान रखिएगा कि भारत का जितना भी, जैसे अपना ये प्यारा सा भारत का मैप बनाते हैं, आपको यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। ये भारत का मैप हो गया, यहाँ पे श्रीलंका हो गया, यहाँ पर आप देखोगे पाकिस्तान है ना, और अफगानिस्तान यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर चाइना देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चाइना के साथ जो बाउंड्री शेयर होता है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसको बोलते हैं, कौन सा लाइन बोलते हैं याद बताइएगा आप लोग। और रेड क्लिफ जो है ना पाकिस्तान के साथ है, अफगानिस्तान के साथ डुरंट लाइन है, चाइना के साथ कौन सा लाइन है, चाइना के साथ है कौन सा लाइन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ना, और कुछ है क्या, कुछ नाम है उसका, आई थिंक कुछ नाम है, मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा, आप लोग कमेंट में बताइए मुझे कि चाइना के साथ जो बाउंड्री शेयर करते हैं उस लाइन को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ना आपका पूछा जाता है, और यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है, देखिए कहाँ गया, डुरंट लाइन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहे हैं। किस तरह के क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ और अफगानिस्तान के साथ डुरंट रेखा। और अफगानिस्तान के बारे में एक चीज और याद रखिएगा कि किन देश के साथ सीमा साझा कर रहा है, पाकिस्तान के साथ करता है, भारत के साथ करता है, ईरान के साथ करता है, और जो वेस्टर्न एशिया है वहाँ पे आप देखोगे मिडिल ईस्ट एशिया, उससे भी जो है ना यहाँ पे बाउंड्री साझा करता है। आई थिंक कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ये दो जो है ना कंट्री, उसके साथ भी सीमा साझा करता है ये अफगानिस्तान। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर बात करेंगे हम लोग कि भारत और अफगानिस्तान जो है ना अपने रिश्ते को क्या कर रहा है, प्रगाढ़ कर रहा है, मजबूत कर रहा है। क्योंकि अफगानिस्तान जो है ना भारत से क्या चाहता है, अंतर्राष्ट्रीय सहायता या अंतर्राष्ट्रीय मान्यता चाहता है।
भारत का जो इकोनॉमी है ना काफी बड़ा इकोनॉमी है, तो उस लिहाज से भी अफगानिस्तान भारत से क्या चाहता है, सपोर्ट चाहता है। भारत से चाहता है कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको बरकरार रखे। ये सब डिमांड है अफगानिस्तान का। तो फिर भारत को अफगानिस्तान से क्या चाहिए, जो तालिबान है, ठीक है, तो पाकिस्तान जो है ना तालिबान का जो है सहायता से भारत पे जो है ना आतंकवादी गतिविधियां संपन्न ना कराए। तो इसकी चाहता है कि इस तरह की गतिविधियां अफगानिस्तान की धरती से ना हो। और तालिबान ने ये पूरा कमिटमेंट किया है कि हम ऐसा कोई भी गतिविधि गतिविधि नहीं करेंगे जो किसी देश की संप्रभुता या अखंडता को नुकसान पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना जैसे जैसे भारत और अफगानिस्तान नजदीक होते जा रहे हैं, उनके रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं, तो ये चीज पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, इसी के बारे में ये आर्टिकल लिखा हुआ है। फिर आप यहाँ पर देखें कुछ खास बात है क्या यहाँ पे, यहाँ पे कुछ और खास बात नहीं है। चलिए, शांति का मार्ग, आपको पता है ना जो गाजा और इसराइल की, गाजा में जो इसराइल हमले हुए हैं लगभग 67,000 लोग मारे गए हैं, उसमें से 18,000 बच्चे हैं। तो इतना बड़ा जो है मानव का ह्रास हुआ है। ठीक है, तो अब वहाँ पे शांति पहल की गई है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका काफ़ी ज़्यादा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसको जो है ना सराहा है, समर्थन किया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बात करेंगे कि जो प्रोविज़न है, जिस मुद्दे पे बातचीत हो रहा है कि हम आपके जो बंदी को छोड़ेंगे, आप पे हमला नहीं करेंगे, इजराइल और जो है हमास के बीच में, लेकिन एक प्रोविज़न है जो कि अभी तक सहमति नहीं बन पाया। वो क्या, उसमें प्रोविज़न में लिखा हुआ था कि हमास को हथियार छोड़ना होगा और जो अपने सशस्त्र ढांचे हैं उसको खत्म करना होगा, लेकिन ये वाला प्रोविज़न को अभी हमास से नहीं माना है। तो ये शांति कितने दिन तक टिकी रहेगी, इस पे जो है ना ग्रहण लग चुका है। फिर भी जो पहल की गई ना बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि ये जो दौर है ये युद्ध का नहीं है बल्कि साथ मिलकर चलने का है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब बात करें यहाँ पे इजराइल हमास युद्ध तो खत्म हुआ, पर क्या शांति कायम रहेगी, जो चीज़ हम लोग बात कर रहे थे। तो कुल मिलाकर ये इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो युद्ध शुरुआत हुआ कैसे, उसके बारे में ध्यान रखिएगा। इसका परिणाम क्या हुआ, इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, कितने लोगों का नुकसान हुआ, मानवीय संकट पे क्या असर पड़ा, मानवाधिकार का हनन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्षेत्रीय अस्थिरता पे क्या असर पड़ा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या प्रभाव पड़ा, भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, ये सब हर एंगल को कवर कीजिएगा। आपके लिए जो है ना क्वेश्चन फ्रेम कर दिए हैं, अब नीचे दिखाएंगे। अक्टूबर 2023 में ना गाजा में युद्ध की घोषणा की थी। ठीक है, हमला हुआ कैसे, तो हमास ने जो है ना अचानक से 1200 लोगों को मार दिया अचानक से। इजरायली उसमें से अधिकतर जो है ना इजराइल के नागरिक थे। तो बदला तो लेगा, तो इसराइल ने बदला लिया 202 साल तक, और लगभग 67,000 फिलिस्तीनी को या गाजा के लोगों को मारा गया है। ये है शुरुआती चीज़ को याद रखिएगा। आंसर में आपको काम करने का मतलब इंट्रोडक्शन जब आप लिखोगे ना कि इसराइल हमास के युद्ध के बारे में, तो इंट्रोडक्शन में आप यही लिखोगे कि युद्ध का शुरुआत हुआ कैसे। उसके बाद परिणाम में आपको बता दिए। चलिए, इसका भारत पे इम्पैक्ट देखते हैं, क्योंकि ये एंगल को बहुत कम लोग कवर करेंगे। इसराइल और हमास का बीच जो युद्ध हुआ उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट करना है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके लिए जो है ना टू द पॉइंट यहाँ पर लिख दिया आंसर को, ताकि आप जो लंबे समय तक याद रख पाए। इसराइल हमास युद्ध ने भारत को आर्थिक रूप से, कूटनीतिक और ऊर्जा सुरक्षा के लिए क्या किया, के स्तर पर प्रभावित किया है। युद्ध के कारण जो तेल की कीमतें उसमें बढ़ोतरी, फिर इन्फ्लेशन, फिर आप देखोगी रेड सी जो मार्ग है वो बाधित हुआ, व्यापार बाधित हुआ, शिपिंग जो कॉस्ट बढ़ गया, ये सब जो है ना भारत को झेलना पड़ा। भारत ने संतुलित रुख अपनाते हुए इसराइल से आत्मरक्षा का जो है ना समर्थन किया कि हाँ आप जो हमला किए हैं बदले वाला वो सही है, क्योंकि आपको डिफेंस का अधिकार है। पहला ये, और इन्होंने फिलिस्तीन का भी समर्थन किया है, टू स्टेट सॉल्यूशन जो बार बार हम लोग जिक्र करते हैं। ठीक है, तो भारत ने यहाँ पे संतुलित और बैलेंस रुख अपनाया है। फिर युद्ध ने भारत की जो पश्चिमी एशिया नीति है ना उसको फिर से पुनः परिभाषित करने पर और मानवीय सहायता बढ़ाने की आवश्यकता पर क्या किया है, उजागर किया है। अब आ जाए यहाँ पे जो अमेरिका और भारत का संबंध जो तनावपूर्ण चल रहा है टैरिफ के कारण, तो जो अमेरिकी सांसद है ना उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिखकर कहा कि आप भारत के साथ जो है ना संबंध को सुधारें, क्योंकि अगर भारत के साथ संबंध को नहीं सुधारते ना तो भारत चीन और रसिया के काफी नजदीक चला जाएगा। क्योंकि आपने जो टैरिफ लगाया है ना उससे
अमेरिकी कंपनी को प्रोडक्ट बेचने में काफी दिक्कत हो रहा है। अमेरिकी जो लोग हैं ना, उनको सामान जो है ना काफी महंगे में खरीदना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो टैरिफ लगाए उसे भारत या अन्य देश ही भुगतेगा। अमेरिका भी खुद जो है ना भुगत रहा है अपनी नीतियों के कारण। यही चीज इस आर्टिकल पे लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भारत अफगानिस्तान संबंध के बारे में ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत को अफगानिस्तान क्यों चाहिए? तो आतंकवादी मुद्दे पर कि जो अफगानिस्तान की जो धरती है उसका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए ना हो, और नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत अफगान रिलेशन। अगर हम लोग बात करें अफगानिस्तान को भारत क्यों चाहिए, तो वही अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, फिर आप देखो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सब मुद्दे हैं जो कि काफ़ी अहम है, हाईलाइट कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे किसानों का जो है ना आय बढ़ाने को लेकर, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा 2-3 महीना पहले एमएसपी को लेकर काफी जो है ना मुद्दे चल रहे थे। एमएसपी एमएसपी है ना, जो दिल्ली में धरना दिया गया था किसान मुक्ति मोर्चा के द्वारा। तो यहाँ पे किसान के सामने क्या चैलेंजेस है और सरकार ने उन्हें सशक्त करने के लिए कौन से कदम उठाए, उस पर चर्चा करें। तो आपको बता दें, सामूहिक खेती पर जोर देना चाहिए। आपको बता दें, जो अधिक मूल्य वाली जो फसल है ना उसके उपज पर जोर देना चाहिए। अभी 2 स्कीम और लॉन्च किए गए हैं भारत के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, धन्य धान और दलहन। दलहन फसल जो मिशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। साथ ही एरोपोनिक आधारित खेती को बढ़ावा देना चाहिए। और क्या है, तो ये चीज है। ये जैन आलू काफी न्यूज में आ गया। जैन आलू मतलब बिना मिट्टी का जो आलू उगाया जा रहा है, उपजाया जा रहा है एरोपोनिक मेथड से, उसको जैन आलू कहा गया है, ध्यान रखिएगा। और एरोपोनिक जो मेथड है, बिना मिट्टी का जो यहाँ पे हो रहा है फसल, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है मेथड के बारे में। ओके, और क्या, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारतीय किसान के समक्ष प्रमुख चुनौती क्या है? तो इसी कंटेंट को तैयार करने में ना हमें वक्त लग जाता है, और आप चाहते हैं कि इसका इंग्लिश में भी जो है ना इस तरह के कंटेंट मिले, तो आपको वहाँ पे कमेंट करना होगा, लाइक करना होगा वीडियो को, तब हम इस पे पहल करेंगे। प्रमुख चुनौती की अगर बात करें, तो सरकार ने कौन से समाधान के लिए जो कदम उठाए उस पर चर्चा करना आपको, कुछ नहीं। तो भारतीय किसान के सामने जलवायु परिवर्तन, सिंचाई की कमी, जो आर्थिक बोझ, कर्ज, न्यूनतम समर्थन मूल्य का अनिश्चितता, ये सब जो ना चुनौती है। भारत सरकार ने फसल बीमा योजना, ई नाम पोर्टल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान योजना जो था अभी, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ये सब योजनाएं भारत सरकार के द्वारा लाया गया है ताकि किसान को सशक्त किया जाए। फिर यहाँ पर देख लीजिए, ये सब भारत की पहल है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि नोबेल प्राइज जो है ना इकोनॉमिक्स में दिया गया है, ठीक है। तो इस बार जो सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट पे मिला है, तो यहाँ पर देख लीजिए, रचनात्मक विनाश, ये सब्जेक्ट याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। रचनात्मक विनाश, ये जो सब्जेक्ट है ना, इस पे इकोनॉमिक्स लोग शोध किए और इनको नोबेल प्राइज मिला। होता क्या है समझिए इस कॉन्सेप्ट को। रचनात्मक विनाश कहने का मतलब, जब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है या नया तकनीक मार्केट में आता है, तो जो पुराना तकनीक था, ये जो पुराने प्रोडक्ट थे या पुराने प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां, उनको हरास होता है, उनको उनका जो है ना व्यापार कमने लगता है। ये देखिए यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है कि रचनात्मक विनाश से मतलब क्या है, कि आर्थिक अवधारणा है, जब एक नया बेहतर उत्पाद या प्रौद्योगिकी बाजार में दस्तक देती है, तो पुराने उत्पाद बेचने वाले जो पुरानी प्रौद्योगिकी या कंपनियां ना, उसको घाटे का सौदा करना पड़ता है। इसी को रचनात्मक विनाश कहा जाता है। जाहिर सी बात है, जैसे कि मान लीजिए ये डिजिटल बोर्ड पहले तो नहीं था, ये तो कोविड के बाद काफी ज्यादा फेमस हुआ। तो पहले लोग क्या करते थे, जो नॉर्मल बोर्ड थे ना उस पर पढ़ाते थे लोग, और अभी भी चल रहा है। लेकिन डिजिटल बोर्ड के आ जाने से उसकी जो महत्व है, जो नॉर्मल बोर्ड होता है, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस घट गया। तो इसी को बोलते हैं रचनात्मक विनाश। नया चीज तो हम लोग अडॉप्ट कर दिए हैं, लेकिन जो पुराना जो प्लाई का बनता था, अब उसका जो है डिमांड कम हो जाएगा ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं रचनात्मक विनाश, ध्यान रखिएगा। और ये मैप है नॉर्थ ईस्ट वाला, याद रखिएगा। अफसफा कानून के कारण, फिर बांग्लादेश के कारण, फिर नेपाल के कारण चर्चा में रहता है। यहाँ पे आपको बताया था ना कि ब्राजील जिन जिन कंट्री के साथ सीमा साझा करता है, उसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इजराइल और गाजा आपको पता ही है क्यों चर्चा में है। और इजिप्ट में जो है ना ये शांति सम्मेलन हुआ था। तो ये पीडीएफ चाहते हैं, आपको सिंपल सी प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। आइए बताते कैसे मिलेगा आपको।
आप लोग क्या करते हैं, लिंक को जो है ना क्लिक करते हैं ना, तो वो आप नोटिफिकेशन वाले ग्रुप में आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या करना होता, आपको पेमेंट करना होगा और वहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर करना होगा। जैसे ही ये मैसेज मेरे पास आएगा, आपको ऑटोमेटिकली जो है ना ऐड कर दिया जाएगा उस ग्रुप में, जहाँ पे ये पीडीएफ मिलता है, जहाँ पे ये नोट्स मिलते हैं, जहाँ पे वीडियो मिलेगा आपको अच्छे तरीके से। कुछ भी क्वारी होगा आप पूछ सकते हैं, आपको पहले रिप्लाई किया जाएगा। ये देखिए, आप इस पे फ़ोन कर सकते हैं। 2 कोर्स चल रहा है हमारा, एक तो बीपीएससी 71 है उसको लेकर, और आपको जनसत्ता एनालिसिस ये जो पीडीएफ देख रहे हैं वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी ऊर्जा के साथ। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे। थोड़ा सा भी अगर पसंद आता है आपको हमारा कंटेंट, तो अपना फीडबैक, अपना कमेंट, अपना लाइक, अपना सब्सक्राइब, जो कुछ भी हो, हर कुछ कीजिए, क्योंकि आप ही के बदौलत जो है ना हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, और आगे भी जो है ना अपनी सफ़र को तय करेंगे। और इसका पूरा क्रेडिट आप लोग को ही जाता है, हमारा तो छोटा मोटा प्रयास रहता है। अगर जब तक आप लोग देखिएगा नहीं तो हम बनाएंगे कैसे, समझ रहे हैं ना? तो आगे जो भी कुछ होगा उसके लिए आप पूरा रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।